हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का। ये चैप्टर जो है कई मायनों में देखा जाए तो 11वीं क्लास के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उसके साथ काफ़ी मैच करता है। प्लस जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन अ प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। दोस्तों ये चैप्टर जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाई जाएगी, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए दोनों लैंग्वेज के जो है डॉस लेके आया है। तो आप देखोगे कि इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो है हम पढ़ेंगे, प्लांट की वीकनेस, लीव्स कैसे कार्य करता है और कैसे जो है अपना मिट्टी से जो है मैन्योर लेके, फर्टिलाइज़र लेके किस प्रकार जो है अपना जो है ये भोजन तैयार करता है। तो ये सारे कुछ तब होगी जब ये आप चैप्टर देखिएगा। लेकिन चैप्टर देखने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is initially minerals element. Friend, what do you mean initially mineral element? You know that 112 element has been discovered until now. So you might be wondering whether plant require all 112 elements for their minerals nutrition. Most of the mineral elements present in the soil are absorbed by the roots of the plant, but all are not initially. Only 70 elements are considered as essential for the plants. Let's us now discuss the criteria for their essentiality of element of normal plant growth. Friend, here is only 70 elements are considered as essential for the plant. So, first point it is a criteria for the essentiality of element. Criteria for the essentiality of element. The nutrient of element which is essential for the healthy growth of plant is called initially nutrition and initially element. The initially nutrition and initially element, their roots absorb about 60 element from the soil. They determine which one is initially element is the following criteria are used. Here, first point is initially element is absolute. They are necessary for normal growth and reproduction of the plant and should be a part of initially metabolite for a plant growth. Second is the requirement of the element is very specific and it cannot be replaced by another element. The element is directly or indirectly involved in their metabolism of a plant. And fourth is in the deficiency of the initially element, their plant would be exhibit to especially symptom of deficiency, and the plant would be recovered from the symptom if supplied with the deficiency element. For example, magnesium is said to be an initially element because it is initially for their formation of chlorophyll molecules. It is a deficiency caused by the loss of
लीव्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अनिवार्य खनिज तत्व इनिशियली जो है मिनरल्स एलिमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, आपको ज्ञात ही है कि अभी तक जो है हमने 112 तत्व की खोज कर चुके हैं। अब जो उत्सुक होंगे कि क्या पौधों की खनिज पोषक के लिए साढ़े 112 तत्व की आवश्यकता होती है। अधिकांश खनिज तत्व जो है मिट्टी में उपस्थित होते हैं तथा जो है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित भी होते हैं, परंतु सारे तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं। केवल 17 तत्व जो होते हैं पदार्थों के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। अब हम तत्व की अनिवार्यता परिभाषित करने की कसौटी का आधार समझेंगे कि आखिर हम इसको जो तत्व है उसको हम कैसे जो है इसको जो है हमारे लिए और पौधों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, जो ये इसको वृद्धि करने में हेल्प कर सकता है। कहते हैं कि तत्वों की अनिवार्यता जानने की कसौटी का आधार क्या है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात भी रखता है कि तत्वों की अनिवार्यता कितने रखती है, क्या पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे जो है, क्योंकि हमारे समझ जो है 112 एलिमेंट है और 112 एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ अपना गुण लेके ठीक है जो है यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं पौधों की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व या अनिवार्य तत्व भी कहते हैं। जैसे मिट्टी से जड़ें जो है करीबन 60 तत्व अवशोषित करती है। 60 तत्व जो है पौधे जो हैं धरती से अवशोषित करती है। यह अवशोषित करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं एक अनिवार्य तत्व पादप की सामान्य वृद्धि तथा जनन पूर्ण रूप में आवश्यक होती है। देखिए, अगर किसी एक एलिमेंट की कमी हो जाए तो पौधे जो है अपना फल देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहते हैं उस तत्वों की आवश्यकता बहुत वृहत होती है तथा कोई अन्य तत्व उसे स्थापित नहीं कर सकते। यानी जो तत्व उसको चाहिए वो तत्व उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरा तत्व आप उसको दे नहीं सकोगे। ठीक है, यह तत्व पादप पोषण में सीधे जो है संगठित होती है, यानी डायरेक्ट जो है ये अब्जॉर्ब करती है। इसमें जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो मैग्नीशियम एक अनिवार्य तत्व माना जाता है क्योंकि यह क्लोरोफिल अणु निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी न्यूनतम से पत्तियां पीली पड़ जाती है, यानी इसका कम होगा मात्रा तो आपको पता है कि जो मैग्नीशियम में कमी से जो है पत्तियां पीली दिखती है, तो पीली हो जाएगा तो समझ जाना कि इसमें जो है मैग्नीशियम की कमी है। अब हमारे यहाँ अनिवार्य तत्व के प्रकार टाइप्स हम देखते हैं क्या है। Friend, the example is a magnesium is said to be an extremely element because it is initially for the formation of chlorophyll molecules. It is deficiency causing the yellowish on the leaf. There is the magnesium is not found in plant. There is the deficiency of the yellowish on the leaf. So it is an important case of plant. And our next topic is the types of initially element. So what do you mean the types of initial element? Initial element may be required in a small amount or a large amount. Accordingly, there has been to the grouping into two categories. The first is macro element. Second is a macro element. Friend, micro and macro, they are different word. MICRO macro and here MACRO macro mean I and A is a different in the meaning for the micro and macro element. Macro means very small amount of uses, but macro is a large amount is a using. Here, what is difference between to the micro and macro element? Show here. The first is a macro, second is a macro. This is required in the minimum quantity. Friend, this requires a minimum quantity like a 0.1 mg per gram of dry matter or less than that. Also called trace element. And macro is the second is required is a relatively large quantity like 1 to the 10 milligram per gram dry matter. And macro is example of manganese, boron, cobalt, copper, beryllium, iron, zinc and chlorine and required in very small quantity. But second is the macro is example carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium and nitrogen, sulfur. There is important for the exam view, so learn now. Here the next is a source of initially element for a plants. After studying the types of initial element, we will be now discuss about their source. Most of the initial element are taken from a soil and some from their atmosphere. The table given below to focus on the source of differentially of element. The here elements and source of element. The carbon is take as a carbon dioxide from the
atmosphere means air. The oxygen is absorbed in their molecules from the air from a water. It is also generated within the green plant due to photosynthesis. So oxygen is an important element. But third is a hydrogen, the release from the water due to photosynthesis in their green plant. And next is a nitrogen. The nitrogen is absorbed by the plant is a nitrate ion or the ammonium ion from the soil. Some organisms like a bacteria and cyanobacteria can be fixed nitrogen from the air directly. There is a next is a potassium, calcium, iron, phosphorus, sulfur and manganese. Here, absorbed from the soil are actually derived from to the weathering of a rock. So they are the called mineral element. They are absorbing in their ionic form potassium, calcium, iron एंड सो एक्सेट्रा। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे समक्ष जो है पत्तियों को हमने पढ़ा भी था कि पत्तियों को अगर पीला होता है तो उसका मतलब मैग्नीशियम की कमी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है अनिवार्य तत्व के प्रकार। देखिए अब कौन कौन से अनिवार्य तत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं अनिवार्य तत्व की आवश्यकता कम अथवा अधिक मात्रा में हो सकती है। अंत इन्हें दो खंडों में बांटा गया है। यहाँ पर जो पहला खंड है आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए माइक्रो में मैं ए की मात्रा आई की लग रहा है बट इसमें ए आ रहा है, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि दोनों को एक जैसा ना ले। इसमें आई लगता है, इसमें ए लगता है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तत्व और विहित तत्व। सूक्ष्म तत्व का मतलब दोस्तों होता है कि जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, और विहित तत्व का मतलब होता है जो अधिक अमाउंट में चाहिए। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं हो ना, ठीक है। मैक्रो जो होती है बहुत छोटी अमाउंट में पौधों को चाहिए होता है। चाहे आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि इंसानों के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जो इंसान को भी जो होता है दो तरह के ही एलिमेंट चाहिए होता है, एक तो सूक्ष्म होता है, एक वृहद होती है, यानी कोई मैक्रो एक मैक्रो होता है। मैक्रो कम अमाउंट में चाहिए होता है और जो मैक्रो होता है सेम अधिक अमाउंट में चाहिए होता है। तभी मैंने कहा ना कि इंसानों में बहुत कुछ जो है एक जैसा ही है, पौधों के जैसा ही है। जैसे पौधों में है वैसा ही इंसानों में ही है। आप अगर जो बच्चे +2 में लिए होंगे फिजिकल एजुकेशन NCERT के बुक लिए होंगे उसमें ये टॉपिक है और इसको आप समझ सकते हो, न्यूट्रिशन के टॉपिक जो है ह्यूमन्स बॉडी में। तो यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे ने अगर अच्छे से स्टडी किया हुआ है, समझा है, तो बहुत कुछ इंसान और पौधों के बारे में वो जान सकता है। चलिए ये कहते हैं सूक्ष्म तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं और वित्त पोषक तत्व, ठीक है। कहते हैं कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, जैसे 0.1 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क पदार्थों का जो है 0 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर या इसमें कम की, इन्हें सूक्ष्म मात्रक तत्व भी कहते हैं, यानी इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। जो वित्त होती है अपेक्षित अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर आप उदाहरण लेना चाहोगे तो जो सूक्ष्म का है वो है मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, मालिडियंस, लो, जिंक, क्लोरीन, बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। यही वित्त तत्वों के उदाहरण है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम तत्व, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात जो है पादपों के अनिवार्य तत्व के स्रोत। अब देखिए इसका स्रोत कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ से इनको प्राप्त होते हैं। कहते हैं अनिवार्य तत्व के प्रकार पढ़ने के बाद हम उनके स्रोतों के बारे में जानेंगे। अधिकांश जो होता है अनिवार्य तत्व मिट्टी से प्राप्त होती है तथा कुछ वायुमंडल से। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न तत्वों के जो है स्रोत अंकित किए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले कार्बन आता है, जो कि पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायुमंडल वायु से इस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको प्राप्त होती है पौधों को, यानी हम लोग को जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पौधे लेते हैं और अपना भोजन बनाने में यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो दूसरा एलिमेंट यही है ऑक्सीजन। तो कहते हैं वायु अथवा जल से अणु के रूप में अवशोषित होती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों में भी बनती है, यानी पौधों में ये बनती है और इंसानों द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके पश्चात हाइड्रोजन। कहते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय जल से निष्कासित होती है। हाइड्रोजन जो होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय जल से निष्कासित होती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों पौधों द्वारा मिट्टी और नाइट्रेट आयन
अथवा अमोनिया आयन के रूप में अवशोषित होती है। कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन का सीधे स्थिरीकरण कर लेता है। आपको पता है जो दलीदार पौधे होते हैं ना, उनके जड़ों में नाइट्रोजन वेक्टर्स नाम की बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व के साथ विद्यमान होता है, यानी उसमें नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन आपको पता है पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो किसान अच्छे हैं, जो समझदार किसान हैं, कोई भी फसल लगाने से पहले दलीदार पौधे लगा देते हैं और उस या तो उसको पौधे के जो होते हैं उसी में मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है ना पौधों के लिए प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, ये तो इंटेलिजेंसिंग फार्मिंग का एक टेक्निक था जिसको आपको भी जानना और समझनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है, ठीक है, पोटाशियम, कैल्शियम और लो फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम। देखिए, कहते हैं कि ऐसी मिट्टी को अवशोषित होते हैं जो सेल एवं चट्टानों के अपेक्षा से बनती है। ये सेल और चट्टानों से बनती है। अंततः इन्हें खनिज तत्व भी कहते हैं। ये आयन के रूप में भी अवशोषित होते हैं, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और भी हो सकते हैं एलिमेंट, जैसे कि आपको देख ही सकते हो, तो बहुत से हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। The next topic is role of macro and macronutrient. Friend, it is the most important for 11th NCERT books and as a 12th is a NIOS board. It is the most important topic, role of macro and macronutrient. Initially, elements perform of various functions. They carry out of several metabolic process in the plant cell, like the maintenance of the integrity of cell, transportations of electron, membranes, permeability, and enzyme activity. Initially, elements also act an important constant of their macromolecules and coenzyme. The various functions of the macro and macronutrient are given their following table. The form is which is the element are taken in their functions are described or table given to the below. Friend, here is the element form with the element taken in and region of plant, their required element and function. So, I have explained the shortly the nitrogen N. There is a form of nitrate and minus ions, ammonia ions, all tissue particles in the mathematics of tissue. The functions required for the synthesis of amino acid, protein, nucleic acid, and vitamins, hormone, coenzyme, and ATP in the chlorophyll. Second is a phosphorus. Phosphorus is a form is the element taken. Two types of taken. There is a reasons here young tissue for the other metabolically less active cells. Their functions required for the synthesis of the nucleic acid, phospholipid, ATP, NAD, and the NADP on constituting cell membranes and some protein. And next is the potassium. Potassium plus there is a mathematics the tissue, buds, leaves, and the roots, tips. The function is a activity enzyme associated with the calcium, sodium, sperm in the active transport, anions, and cations balance in the cell. Varying about their opening and closing of the stomata and common in a cell's sap is the plant cell is a vasculus and the help in the derivative of cell. The next is a calcium. Calcium plus 2. There is a matrix of the differential tissue accumulated in the order of leaves. Their function is present in the calcium pectates in their middle lamella of their cells walls. They are joined to the adjacent cell together. Activity enzymes needed for the growth of roots and storage is needed for normal cells wall development and required cell division, cell inherent. The next is a magnesium. The magnesium is the leaves of the plant and hair function from a part of chlorophyll molecules activity enzyme of the phosphate metabolism and important for synthesis of DNA and RNA. Initially for their binding of ribosome some subunit. And the next is phosphorus. Here phosphorus stem and root tips young leaves of the plant. There is a function as the constitutively of the ammonia acid, cytosines, and there are methionine, and there are some protein present in the coenzyme A and vitamins. Thiamines is the butane. There is a ferrodax is an increasing root development, increasing the nodal formation of rhizome. The next is a iron. Iron is present on the leaves and seed. So, need for the synthesis of the chlorophyll as the constitutively of ferredoxins and the cytochromes and activity of the enzyme of catalase. And the next is a manganese. Mean there is a all tissue collect the along with the leaf veins and their function is activate many enzyme of the photosynthesis, respiration and the N2 metabolism act or electron donor for the chlorophyll B involved in the
decolorations of reaction leading to respirations. And next is the Mollo-Williams. There is a presence of all tissue particles in the roots and require for the nitrogen fixations and activate their enzyme nitrate reductase. And the bron is the leaves and seed. Here is the presence of leaves and seed and increasing the uptake of water and calcium initially for the meristem activity and growth of pollens tube involved in the transpirations of carbohydrate. And next is the copper. The copper is present in all tissue here, and the function is a component of oxidase is the enzyme and photolysis and involved to the electron transport of photosynthesis. And next is zinc. The zinc is the present of all tissue section. The component is the function is the component of the in diacetic acid is the plant hormones activates of dehydrogenases and the carbolysis present in the enzyme carbonics anhydrase. And the last is the chlorine. Chlorine is the present in the all tissue. This is especially for oxygen evolution of the photosynthesis and anion and cation balance in the cell. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वृत्त तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की उपयोगिता देखिए। सूक्ष्म जो होती है हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है और वृत्त जो होता है अधिक अमाउंट में ज़रूरत होती है, चाहे वो इंसान में हो चाहे वो पौधों में हो, दोनों में जो है सेम ही पोषक तत्व का अपना एक स्थान होता है। आप जो बच्चे सीबीएसई जो पढ़ रहे हैं या एनआईएस बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में जो है आप फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर होगा उसमें भी ये बात दर्शाया गया है, ठीक है, जो आर्ट्स के भी बच्चे होंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल एजुकेशन में देखोगे कि वहाँ मनुष्य के लिए जो है सूक्ष्म और पोषक तत्वों की जो है उपयोगिता बताई गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको ये बात याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान हो या पौधे हो, दोनों में सेम ही कैटेगरी की जो है सारी क्रियाएं होती है। तो जैसे पौधों में ज़रूरत होता है उसी प्रकार इंसान में भी उन एलिमेंटों का अपना एक स्थान रखता है। तो यही बात यहाँ ज़रूरी है। कहते हैं अनिवार्य तत्व विभिन्न कार्य भी करते हैं। ये पादप कोशिकाओं में अनेक जो है उपचार क्रियाएं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कार्यान्वित करते हैं, जैसे कि कोशिका की स्मृति को बनाए रखना, इलेक्ट्रॉन का अभिगमन, झिल्ली प्रगमन तथा एंजाइम सक्रिय। कहते हैं अनिवार्य तत्व जैव अणु तथा एंजाइम्स के घटक हैं और वित्तीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के विभिन्न कार्य जो है तालिका में आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो है आपके समक्ष देखोगे कि इसमें वित्तीय पोषक के बारे में और सूक्ष्म पोषक के बारे में पर्याप्त मात्रा में जो है जानकारी दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि एक तरफ तत्व दिया गया है, दूसरा जो है तत्व के रूप में जिसमें वो ग्रहण करते हैं, यानी जिस फॉर्म में पौधे जो है ग्रहण करते हैं वो दिया गया है, और जो तत्व कहाँ पर जो है पौधों को उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है, यानी कौन से पार्ट में इसका कार्यात होती है। उसके पश्चात कार्य है कि इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा समक्ष आता है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो होता है 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक NO2 NO3 अथवा अमोनिया NH4 के रूप में प्रेजेंट होता है। कहते हैं कि ये जो होता है आपके पादप कहाँ पर लेते हैं, जैसे समस्त ऊतक में हो जाता है, विशेष रूप से विभोजक में जो है इसका उपयोग काफ़ी होता है। तो इसका कार्य यही होता है कि अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल, विटामिन, हार्मोन, कोएंजाइम, ATP तथा हरित के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक ये माना गया है। दूसरा है फास्फोरस। ठीक है, आप सोचते हो दोस्तों कि ये जो मैं बोलता हूँ 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इसका रीजंस क्या है? आपको पता ही होगा। अगर आप किसी भी दुकान में चले जाओ, कहो फास्फोरस दो, तो वो पूछेगा बंदा कि फास्फोरस कौन सा चाहिए, H2O4 चाहिए कि HPO4 चाहिए, तो आपको ये नाम बताओगे तभी जाकर वो देगा। कहते हैं इसका जो कहाँ होता है उपयोग, कहते हैं अपचायित क्रम सक्रिय कोशिका से बने तरुण उत्कों में इसका उपयोग होता है। न्यूक्लियर अम्ल, फास्फोलिपिड्स, ATP, ADP तथा NADP के संश्लेषण में आवश्यक कोशिका झिल्ली एवं कुछ जो है प्रोटीन का संघटक के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पोटाशियम। देखिए पोटाशियम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों में, क्योंकि आपको पता है कि इसके वजह से वो पीला भी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें पौधों को भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। कहते हैं विभोजक उत्कों की जो है कालिकाएँ पत्तियों एवं जो है मूल शीश में पाया जाता है। उन एंजाइमों के सक्रिय के लिए जो कैल्शियम और सोडियम से पंप हेतु सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आवश्यक होते हैं। इसमें कोशिकाओं में जो है ये धनात्मक तथा ऋणात्मक जो है संतुलित बैलेंस करते हैं, यानी कैटायन एनायंस को बैलेंस करते हैं। रंध्रों का खुलना बंद होने के नियंत्रित करता है। पादप कोशिका रसदानी और कोशिका रस में जो है सेल सैप में उपस्थित कोशिका की स्मृति बनाए रखने में भी अपना ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो है,
ठीक है, वो भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। विभोजक एवं विभेदित होते ऊतकों की पुरानी एवं पत्तियों में संचलित करता है। इसका कार्य यही होता है दोस्तों कि पास कोशिकाएं भित्ति को जो है मध्य पट्टिकाओं में कैल्शियम पैक्ट्स के रूप में उपस्थित उन एंजाइमों को सक्रिय करती है जो मूल्य तथा प्रोहोशिश के वृद्धि के लिए आवश्यक है। सामान्य कोशिका भित्ति परिवर्धन के मदद करता है तथा कोशिका विभाजन एवं कोशिका परिवर्धन हेतु काफ़ी आवश्यक भूमिका अदा करता है। उसके पश्चात है मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है पादप की पत्तियों में पाया जाता है। तो ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इसकी मात्रा न मिले तो पौधे जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। कहते हैं क्लोरोफिल के अणु के घटक है फास्फोरस अपचयन के एंजाइमों को सक्रिय करता है और डीएनए एवं आरएनए के संश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। राइबोसोम जो है उप इकाई के जोड़ने में भी काफ़ी अपना अच्छा योगदान देता है। उसके पश्चात है फास्फोरस। देखिए, फास्फोरस जो है यानी फास्फोरस तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके पश्चात है हमारा सल्फर, ठीक है। सल्फर जो है अगला टॉपिक हमारा सल्फर है, जो SO4 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सल्फर एवं मूल शीर्ष तथा पादपों की तरुण पत्तियां में पाई जाती है। कहते हैं ये अमीनो अम्ल सेट्रॉन्स या मेथियोनिन्स का घटक है। कुछ जो है प्रोटीनों का घटक जो है कोई एंजाइम ए विटामिन थायमीन्स वेस्टिट और फेरोटॉक्सिन में उपस्थित होती है। क्लोरोफिल पादपों में ग्रंथिक निर्माण को बढ़ाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद है लोह तत्व। देखिए, लोह यानी पत्तियों एवं बीज को काफ़ी इसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो है इसका कार्य होता है क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फेरोटॉक्सिन्स जो होती है एवं साइटोक्रोम्स का एक घटक जो है कैटालेस एंजाइम को सक्रिय करता है। कैटालेस एंजाइम को काफ़ी ये सक्रिय कर देता है। उसके पश्चात है मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं ये समस्त ऊतक पत्तियों के सिराओं के बीच संचलित होती है और इसका कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण एवं अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन उपचयन के अनेक एंजाइमों सक्रिय करता है। क्लोरोफिल बी के लिए जो है इलेक्ट्रोदाता या इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य भी करता है। सुवर्षण के दौरान जो है निकाबॉक्सीकरण को अभिक्रिया में संगठित होती है। उसके बाद हमारा है मॉलिडिब्डेनम यानी MO यानी मॉलिडिब्डेनम जो है MO जो होती है समस्त ऊतक विशेषकर जड़ों में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को यौगिकरण के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन या यौगिकरण नाइट्रोजन एडिस एंजाइम को सक्रिय करता है, जो एंट्रेट एडिडिक्टेस कहलाता है। उसके पश्चात है ब्रोमीन। देखिए, ब्रोन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो फॉर्म में पाया जाता है। ये पत्तियों एवं बीजों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है जल एवं कैल्शियम के अंतर्ग्रहण को बढ़ाता है और विभोजक की सक्रियता एवं पराग नलिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन में भी भाग लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात है तांबा। देखिए, तांबा कॉपर का जो है अपना एक स्थान है। ये ऊतक के समस्त भागों में पाया जाता है। इसमें जो होता है साइक्लोडेओस पाया जाता है एंजाइम, उसमें प्लास्टोसाइकिन्स पाया जाता है का घटक होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात है जिंक। देखिए, जिंक जो है समस्त ऊतक में पाया जाता है, जो कि पौधों के लिए काफ़ी अनिवार्य होता है, ठीक है। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक्स अम्ल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स एसिड नामक एक पादप हार्मोन घटक होता है, ठीक है। डिहाइड्रोजनस एवं कार्बोनोलिस यानी कार्बोलाइसिस एंजाइम की सक्रियता करता है और कार्बनिक एनोहाइज एंजाइम में उपस्थित होता है। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारा क्लोरीन है। देखिए, क्लोरीन जो है यानी Cl जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समस्त ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रकाश रश्मि ऑक्सीजन को जो है मुक्त करने के लिए तथा आयन और कैटायन संतुलित करने में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो था इतना तक ही था दोस्तों। आगे के जो पार्ट हम करेंगे पार्ट C में करेंगे। पार्ट C जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा पार्ट C, क्योंकि पार्ट C में जो है और कुछ हम जानने को हमें मिलेगा, ठीक है। A भी अधूरा हो जाएगा अगर आप C पार्ट नहीं देखिएगा। तो इसी तरह आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर
सर्च करोगे तो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।